नमस्कार दोस्तों, चुनाव के नतीजे तो आ गए। गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के साथ, जबरदस्त जीत के साथ बीजेपी की 27 साल बाद भी सत्ता में वापसी हो गई। नंबर की बात करें तो 1985 में 149 सीटों के साथ कांग्रेस गुजरात की सत्ता में आई थी। उस आंकड़े को तोड़ते हुए बीजेपी 156-57 सीटों के साथ सत्ता पर काबिज हो गई। नतीजे हिमाचल के भी आ गए। हिमाचल में बीजेपी सत्ता से बाहर गई, कांग्रेस सत्ता में आ रही है। 4-5 बहुमत से ज्यादा नंबर है। गुजरात में मोदी का जादू चल गया। हिमाचल में जहां बीजेपी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद कैंप कर रहे थे, उनका गृह राज्य भी है, वहां बीजेपी सत्ता से बेदखल हो गई। एमसीडी के नतीजे कल आ गए थे। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से 32 जनसभाएं की, 75-80 किलोमीटर तक रोड शो किया, अमित शाह लगातार कैंप करते रहे, दर्जनों नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री गुजरात चुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल बनाकर जुटे रहे, उसका नतीजा सामने है। और जिस ढंग से कांग्रेस, जिस लापरवाही से, जिस ढीले ढाले रवैये से, जिस अंदाज में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, उसका भी नतीजा सामने है। कांग्रेस जबरदस्त हार के साथ, शर्मनाक हार के साथ रसातल की तरफ है, 20 से भी नीचे है। कांग्रेस का यह आंकड़ा गुजरात के लिए न्यूनतम है। उस कांग्रेस का जिसके सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, 2000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा सफर तय कर चुके हैं। 2024 पर नजर है कांग्रेस की। उस कांग्रेस को गुजरात में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन एक खबर हिमाचल से जरूर आई है। तो एक जगह बुरी खबर कांग्रेस के लिए, गुजरात में बहुत बुरी खबर। 27 साल कोई पार्टी विपक्ष में रहे और उसके बाद उस पार्टी का यह हश्र हो जाए कि सत्ताधारी दल के सामने टकराते टकराते शहीद हो जाए, इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। लेकिन शर्मनाक खबर गुजरात के बाहर अगर जाएं तो हिमाचल में प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी के लिए भी है। नतीजे आपके सामने हैं, स्क्रीन पर भी मैं दिखा रहा हूं, ट्विटर पर भी और यूट्यूब पर खास तौर से, कि आपने जो कहा शायद सही कहा, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि आपका प्रेडिक्शन गलत हो। ठीक है, आप ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन यह कहना कि मैंने फलां से पैसे ले लिए, यह कहना कि मैं बीजेपी का एजेंट हो गया, यह कहना कि मैंने ये कर दिया, मुझे लगता है ये मेरे साथ नाइंसाफी होगी। और एक दर्शक के तौर पर आपसे दिल का रिश्ता है। अगर आप मुझे देखते हैं तो इतने दिन में आपको आदमी की तो पहचान होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करूंगा जब आप मुझे पहचानेंगे तो आप मानेंगे कि मैं झूठ का गुब्बारा नहीं फुला सकता। जो गलत है, डंके की चोट पर गलत कहूंगा, चाहे उसकी कोई भी कीमत मुझे चुकानी पड़ जाए। इसके लिए मैं मानसिक तौर पर तैयार हूं, शारीरिक तौर पर तैयार हूं। लेकिन जो नहीं हो रहा है, या मुझे लग रहा है यह कहना ही गलत होगा कि फला पार्टी की सरकार बन रही है जबकि वो पार्टी सरकार से कोसों दूर है। कड़ी टक्कर होना अलग बात है, जैसे हिमाचल में कड़ी टक्कर थी, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग, मुझे शायद 1-2 भी नहीं मिला जो कह रहा हो बीजेपी की सरकार बनेगी। ज्यादातर लोग मान रहे थे कांग्रेस की सरकार बनेगी, 5, 6, 7, 8 सीटें बहुमत से ज्यादा होगी, बीजेपी से 10-12 सीटें ज्यादा हो सकती है। कुछ लोग उससे 2-4 ज्यादा भी कर रहे थे, तो क्लियर था वहां। ठीक है, कोई थोड़े से प्लस माइनस हो सकता है, कहीं आखिरी दौर तक टक्कर होती है, लेकिन जहां दीवार पर लिखी इबारत की तरह सब कुछ साफ सुथरा है, वहां कैसे उस तरह की बातें हो सकती है? या तो एक ही चीज है कि मैं ये सब प्रेडिक्शन और ये सब करूं नहीं, बचता भी, मैंने जैसा कि कहा मैं बचता हूं। मेरा काम है जनता की आवाज, जनता की मुश्किलें, जनता की परेशानियां, जो बोल रहे हैं वो दिखाना। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि आप मोदी भक्तों को क्यों दिखाते हैं? मोदी भक्तों को नहीं दिखाना चाहिए, मोदी के कट्टर समर्थकों को नहीं दिखाना चाहिए। कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पर कहा, कुछ लोगों ने कमेंट में कहा। मैं दर्शक के नाते आपको कहूंगा, गौर से सुन लीजिए और सोच लीजिए। 300 से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली है देश में लोकसभा चुनाव में। गुजरात में आपने देख लिया क्या हुआ। हिमाचल में भले हार गई, लेकिन गुजरात के नतीजे सामने हैं। तो क्या यह सही होगा कि आप गुजरात में जाएं या यूपी में जहां 250 से ज्यादा सीटें आ गई और सिर्फ एक तरफा दिखाएं? आप न दिखाएं कि दूसरा पक्ष मजबूत है या दूसरे पक्ष के लोगों का क्या कहना है,
क्योंकि दर्शक भी आज की तारीख में बटे, तो यह भी गलत होगा, क्योंकि इससे ना आप कुछ समझेंगे, न मैं कुछ समझूंगा, न कोई दर्शक समझेगा, न उसे कुछ पता चलेगा कि राजनीतिक तौर पर हो क्या रहा है, राजनीतिक तौर पर जमीन पर हो क्या रहा है, मुद्दे क्या है, किसके लिए क्या मुद्दे हैं, मोदी समर्थकों के लिए क्या मुद्दे हैं, विरोधियों के लिए क्या मुद्दे हैं। अगर कोई मोदी समर्थक पूरी तरह से आंख मूंद कर समर्थन में है तो उसकी क्या वजह है, कोई विरोध में है तो उसकी क्या वजह है, ये समझना तो पड़ेगा। ये समझदारी खोलने के लिए, राजनीतिक समझदारी के लिए, चेतना के स्तर पर, समाज में विरोध के स्तर पर, समर्थन के स्तर पर, भक्ति के स्तर पर, हर स्तर पर क्या हो रहा है, मुद्दे कहां गौन हो रहे हैं, कहां मुद्दे दम तोड़ रहे हैं, उनके सामने वो 370 और ट्रिपल तलाक और मंदिर की बात कर रहे हैं, तो ये सामने तो आना चाहिए। तभी तो जिसको लड़ना होगा वो लड़ने के तरीके अख्तियार करेगा, लड़ने के नए तरीके अख्तियार करेगा। फिलहाल मकसद सिर्फ ये बताना था कि जो गुजरात में हुआ उसका अंदाज़ा था, आने वाले समय में जहाँ भी चुनाव होगा मैं जाऊँगा, प्रेडिक्शन से बचता था, शायद मैं बचूँगा, लेकिन मैं कोई एक तरफा चीज़ जो न हो रहा हो या मुझे नहीं दिख रहा हो वो कहने से बचूँगा, और दर्शक के तौर पर आपसे उम्मीद करूँगा कि आप इतनी अनुमति मुझे देंगे। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करता हूँ, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। पूरा मीडिया इस बात को लेकर लगा हुआ है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर है। यकीनन अगर गुजरात में 150 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं तो ये लहर है, क्योंकि 1985 का माधव सिंह सोलंकी का 149 सीटों का रिकॉर्ड टूट गया है। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कल एमसीडी के चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई, बावजूद इसके कि 4 मुख्यमंत्रियों और 1 दर्जन कैबिनेट मंत्रियों को मैदान में उतारा गया था। अमित शाह उस पूरे एमसीडी चुनाव पर निगाह रखे हुए थे, बावजूद इसके आम आदमी पार्टी जो है चुनाव जीत गई, जबकि उस पूरे चुनाव को इन्होंने राष्ट्रीय चुनाव बना दिया था। याद कीजिए किस तरह के मुद्दे हेमंत बिस्व शर्मा या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, और यही नहीं, उन चुनावों से पहले जिस तरह से सत्येंद्र जैन का मसाज वीडियो आता है, मनीष सिसोदिया से सीबीआई पूछताछ करती है, इन तमाम चीजों के बावजूद आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनावों में जीत हासिल की। उत्तर प्रदेश, यह ना भूलें कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के पुलिस प्रशासन का क्या जोर था। वहां पर खतौली विधानसभा में जो है उपचुनाव था, रामपुर में उपचुनाव था और मैनपुरी में लोकसभा चुनाव था। खतौली जहां से विक्रम सैनी वो उम्मीदवार हुआ करते थे, उनकी पत्नी राजकुमारी सैनी चुनाव लड़ रही थी, वो हार गई। रामपुर में पुलिस ने पूरी जोर आजमाइश की और यही शिकायत बार बार समाजवादी पार्टी करती रही। वहां पर बेशक झटका लगाओ समाजवादी पार्टी को, मगर मैनपुरी में पूरा जोर लगा दिया था मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने, वहां भी आप हार गए। उड़ीसा में आप हार गए, राजस्थान में आप हार गए, और सबसे बड़ी बात, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हार गई, उस राज्य में जहां 98% आबादी हिंदुओं की थी, वहां पर आप चुनाव हार गए, जबकि कांग्रेस ने कोई बहुत गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ा था। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। गुजरात में तो जीत मिलनी थी, और खासकर उस राज्य में जहां कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ रही थी, दिखाई ही नहीं दे रही थी, जनता के पास कोई विकल्प नहीं था, उनके पास सिर्फ एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा था, हिंदुत्व था, इसके अलावा कुछ नहीं। तो जाहिर सी बात है बीजेपी को जीत मिलनी थी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ऐसे में सिर्फ गुजरात में जीत, और मैंने आपको तमाम मिसालें दी, वहां पर तो भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, तो फिर इसे मोदी की लहर क्यों बताया जा रहा है? बताइए। हिमाचल प्रदेश का क्या हुआ जहां पर 98% आबादी हिंदुओं की थी? क्योंकि देखिए हिमाचल प्रदेश में बेशक 98% आबादी हिंदुओं की थी, मगर यहां पर भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को डरा नहीं पाई ना। क्योंकि देखिए अगर 10-15% आबादी मुसलमानों या माइनॉरिटीज की होती, तब बीजेपी कहती कि मुसलमान तुम्हारे घर में घुस जाएंगे। क्योंकि देखिए आपको याद होगा अमित शाह की रैली थी हिमाचल में, तब उन्होंने राम मंदिर आंदोलन के हिंसक आंदोलन के इतिहास की याद दिलाई थी, बाबर का जिक्र भी किया था, उस बाबर का जिसका अब कोई काम नहीं है, क्योंकि 1.5 साल के अंदर राम मंदिर बनने वाला है, फिर भी बाबर का जिक्र। यानी कि हिमाचल प्रदेश के चुनावों में भी जहर बोने का काम इन्होंने किया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बावजूद इसके हिमाचल प्रदेश में आप हार गए,
15 सीटों का करीब फर्क दिखाई दे रहा है इस वक्त दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बीच। आप हार गए मैनपुरी का चुनाव, आप हार गए खतौली का चुनाव, जो कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। क्या हम इन तमाम मुद्दों से मुंह मोड़ सकते हैं? राजस्थान के उपचुनाव से क्या हम मुंह मोड़ सकते हैं? उड़ीसा के उपचुनाव से हम मुंह मोड़ सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, हिमाचल और एमसीडी के चुनावों से हम मुंह मोड़ सकते हैं, खासकर इस बात की पृष्ठभूमि में कि साम दाम दंड भेद, पैसा, नेता, चेहरे, तमाम लोगों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों में किया। आज मैं आपके सामने एक और सवाल रखने वाला हूं दोस्तों। याद कीजिए, जब एमसीडी चुनाव के नतीजे आ गए थे, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कह रहे थे कि एमसीडी के अंदर एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होता, यानी कि हम अपने दम पर आम आदमी पार्टी के पार्षदों को खरीद के अपने पाले में ला सकते हैं और मेयर तो हमारा ही बनेगा। याद कीजिए, भाजपा का एक एक नेता, इनका पालतू एक एक गोदी मीडिया एंकर क्या कह रहा था कि पार्षद तो हमारा बनेगा। क्यों? क्योंकि अब ये खुलेआम खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का वाहियात आईटी सेल का मुखिया अमित मालवीय खुलेआम कह रहा था कि मेयर तो हमारा बनेगा क्योंकि यहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? खुलेआम तुम खरीद फरोख्त की बात कर रहे हो, खुलेआम तुम ये कह रहे हो कि यहां एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता, इसलिए उनके पार्टी के लोगों को हम अपने पास ला सकते हैं, डरा के, धमका के या अन्य तरीकों से, जैसे तुमने कर्नाटक में किया, मध्य प्रदेश में किया, एक जमाने में गोवा में किया, महाराष्ट्र में किया। खुलेआम इस तरह की बातें हो रही थी। और आज हिमाचल प्रदेश में भी क्या हुआ? हिमाचल प्रदेश में भी ये बातें होने लगी कि अब हमें अपने विधायकों को जो जीत कर आए हैं, उन्हें छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान या चंडीगढ़ किसी रिजॉर्ट में डाल देना चाहिए। ये लोकतंत्र है? आप बताइए, किसी भी सूरत में लोकतंत्र दिखाई देता है? ये मजाक चल रहा है। और ऐसे में जब इन माहौल में विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो अपनी सरकारें बना रही हैं, जहां एमसीडी में भी डर लगा हुआ है कि साहब हमारे पार्षदों को चुरा लेंगे, हिमाचल प्रदेश में भी डर लगा हुआ है हमारे विधायकों को चुरा लेंगे, तो इसे आप मोदी की लहर कैसे बता सकते हैं भाई? ये लोकतंत्र छलावा है और इसके अलावा कुछ नहीं। एमसीडी और हिमाचल प्रदेश के जो नतीजे हैं वो आईना दिखा रहे हैं, इस समाज को आईना दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, जो एक लोकतांत्रिक पार्टी होने का दावा करती है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अभी तक आप राष्ट्र के नाम संदेश सुना करते थे। जब किसी को लगे कि सेठ देश को अपनी जेब में रखने लगा है, तब राष्ट्र के नाम संदेश सुनना बंद कर दीजिए, सेठ के नाम संदेश सुनाना शुरू कर दीजिए। आप चाहें तो अपने रेडियो चैनल पर सेठ की बात भी शुरू कर सकते हैं। संडे के दिन आज़ादी के आंदोलन के समय भारत के कई सेठों ने अपना बिजनेस दांव पर लगा दिया, इसलिए कि भारत आज़ाद हो और लोकतंत्र कायम हो। अब उसी आज़ाद भारत में कुछ सेठ ऐसे हैं जो लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचलने के नए नए तरीकों में हिस्सेदार बनते जा रहे हैं। इसलिए सेठ के नाम संदेश जारी कर रहा हूं। कारोबार बहुत साफ है मेरी समझ में कि देश और समाज के लिए अत्यंत जरूरी है। दुनिया के अन्य देशों की तरह हमारे देश के सेठों ने भी समाज को बहुत कुछ दिया है, लेकिन हर सेठ को आप उसी एक चश्मे से नहीं देख सकते हैं। बहुत सारे सेठ होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, अपना उत्पाद बनाते हैं, उस उत्पाद को लेकर दुनिया में विश्वास हासिल करते हैं, दूसरे अच्छे उत्पादों से प्रतिस्पर्धा करते हैं, पैसा कमाते हैं, समाज और देश को देते हैं। मगर दो चार सेठ ऐसे होते हैं जो राजनीति के बेहद खास होते हैं। उन्हें हर चीज का ही ठेका मिल जाता है, जंगल से लेकर बंदरगाह, आसमान से लेकर जमीन तक का। ऐसा लगता है कि बाकी किसी सेठ को बिजनेस करना नहीं आता है। ऐसे सेठ का सारा कारोबार आप देखेंगे कि सरकार की संपत्ति के आसपास घूमता है। इस तरह के सेठ का मूल्यांकन आपको अलग से करना चाहिए। सभी को सभी में मत मिलाइए। या उन सेठों की तरह नहीं है जो गली नुक्कड़ पर गर्मी, सर्दी, बरसात में हड्डियां गलाते हैं और बिजनेस करते हैं। ऐसे ही दो चार सेठों के लिए यह सेठ के नाम संदेश है।
इनका बिजनेस सरकार की गोद में बैठकर होता है, इसलिए इन्हें आप गोदी सेठ कह सकते हैं। जैसे गोदी मीडिया होता है, वैसे ही भारत में गोदी सेठ आ गए हैं। गोदी मीडिया में दो तरह के सेठ हैं, इसे ध्यान से समझिए। पहले प्रकार के वे सेठ हैं जो इस माध्यम में बहुत पहले से जमे हुए थे, लेकिन उन्हें गोदी मीडिया बनाया गया। वे गोदी मीडिया के जरिए अब धंधा कर रहे हैं। गोदी मीडिया क्या करता है? जनता से सच्चाई छिपाता है और दिन रात आपको हिंदू मुसलमान के बीच विवाद में उलझाकर रखता है या इसी तरह के दूसरे विवादों में फंसाए रखता है। तो गोदी मीडिया देश का पहला ऐसा बिजनेस है जिसमें हजारों लोग इस बात के लिए घर से निकलते हैं कि दफ्तर पहुंचकर खराब से खराब प्रोडक्ट बनाएंगे। ऐसा कहीं बिजनेस आपने देखा है? घटिया प्रोडक्ट बनाने के लिए लोग घरों से निकल रहे हैं, कम लागत में बना रहे हैं ताकि आप खुशी खुशी मुफ्त में आपको मिले और समझे कि आप ग्रहण कर रहे हैं। ये लोग घर से निकलते हैं कि हम पत्रकारिता करने जा रहे हैं, यही बताकर निकलते हैं, लेकिन पत्रकारिता के नाम पर दफ्तर पहुंचकर जहर फैलाने का काम करते हैं। केवल जहर ही नहीं, जनता तक दूसरी सूचनाएं ना पहुंचे, जनता की बात सरकार तक और जनता तक ना पहुंचे, इसके लिए गजब गजब का प्रपंच रचते हैं। लेकिन अब जनता कुछ कुछ समझने लगी है, समझ रही है जनता कि नफरती डिबेट से उसका भला नहीं हो रहा है। जिन बच्चों को डॉक्टर बनाने में ध्यान देना चाहिए, वे दंगाई बनाने के खेल में फंसाए जा रहे हैं। उसकी मानसिकता का प्रसार हो रहा है। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा दंगाइयों की मानसिकता के साथ बड़ा हो। तो अब यहां से बदलाव का रास्ता खोजा जा रहा है। आपके लिए नहीं बदलना है, किसी और तरीके से बदलना है ताकि आपको झांसा दिया जा सके कि यह कोई दूसरा मीडिया है, उनसे अलग है। यह बात आपको समझनी है। गोदी मीडिया पार्ट 2 लॉन्च होने जा रहा है। एंकरों की जगहें बदली जा रही हैं। आप देखेंगे एक एंकर यहां से वहां जा रहा है, वहां से यहां आ रहा है। नए गोदी सेठ लाए जा रहे हैं। ये दूसरे वाले सेठ जो नए तरीके से गोदी मीडिया का काम करेंगे। आप सोचिए, अगर सेठ ही गोदी हो तो क्या उसका मीडिया गोदी मीडिया नहीं होगा? सोचिए, जिस सेठ का सारा काम सरकार से जुड़ा हो, कई तरह की सरकारों से जुड़ा हो, क्या वो सरकार से सवाल पूछ पाएगा? आप सोचिए, आपके लिए कौन पूछेगा, कौन बोलेगा? जब आपको लगेगा कि आपके लिए किसी को बोलना चाहिए, तब यह गोदी मीडिया पार्ट 2 क्या करेगा? विदेशों में भारत का नाम कैसे हो रहा है, डंका कैसे बज रहा है, इसकी कहानी बताकर आपको अपनी परेशानियों से दूर करेगा और उन्हें बंद कर देगा व्यापक जनता के बीच पहुंचने से। तो यह खेल होने जा रहा है। आपकी तनख्वाह 4 साल से नहीं बढ़ी है, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, अच्छे कॉलेज नहीं हैं, और गोदी मीडिया इस पर बात नहीं करेगा। तो गोदी मीडिया पार्ट 2 में इसके लिए शरीफ एंकर लाए जाएंगे जिनके बोलने का तरीका कुछ और हो, वो इसी सिस्टम के पार्ट हों, मगर वो जनता के बीच ज्यादा बदनाम अभी नहीं हुए हैं। तो ऐसे लोगों के हाथ में यह कमान सौंपी जाएगी और गोदी मीडिया पार्ट 2 लॉन्च होगा। इसलिए बताना चाहता हूं कि दुनिया में भारत की क्या स्थिति है, इसके नाम पर एक तरह से आपको चांद दिखाकर आपसे निवाला छीन लिया जाएगा। इसलिए गोदी मीडिया पार्ट 2 के खेल को ध्यान से आपको समझना है। इसमें आ रहे सेठों के धंधों पर नजर रखिए, उन धंधों को समझिए कि क्या है, कैसे मिला है और उन धंधों को लेकर किस तरह की बातें हुई हैं। ये जो गोदी सेठ हैं बाकी सेठों से बहुत अलग होते हैं। बाकी सेठ भी जानते हैं कि 2-4 गोदी सेठ हैं, उनकी ताकत बहुत बड़ी है, वो जो चाहें कर सकते हैं, हर चीज खरीद सकते हैं। उनसे बचकर या उनकी छोड़ी हुई जगहों पर अपना धंधा चुपचाप कर रहे हैं, बोल नहीं पाते।